नमस्ते, नमस्ते। यह हमारा जी, सौभाग्य मैडम है जी नमस्ते। कि आज हमारे मंच नमस्ते। पर पहली बार पहली बार देश के प्रतिष्ठित कवि कथाकार ही नहीं बल्कि साहित्य के अध्येता और समीक्षक ओम नीरो जी हमारे मंच पर उपस्थित हुए हैं। पहली बार उनसे हमारा सानिध्य डॉक्टर मंजू सक्सेना के मंच पर ही हुई थी और तभी मैंने देखा था कि उनकी प्रतिभा अद्भुत है। पूरे देश में तमाम साहित्यकार समीक्षक आलोचक हैं और उसकी इतनी बड़ी भीड़ है कि एक साथ सबसे जुड़ पाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन कभी कभी ऑनलाइन की यह खासियत है कि हम ऐसे ऐसे शख्स से भी जुड़ जाते हैं जिनसे पूरी ज़िंदगी नहीं जुड़ पाते हैं। ओम नीरज जी उनमें से ही एक ऐसी प्रतिभा है जिनकी प्रतिभा हमने हमारी इंदु उपाध्याय भी जुड़ गई हैं जो आज की अध्यक्षता करेंगी। स्वागत है। तो मैं कह रहा था कि खासकर हमारी प्रसन्नता इसलिए भी है कि आज पहली बार हमारे मंच पर ओम नीरो जैसे शख्स हमारे मंच पर उपस्थित हैं। उनका इस स्नेह, इस आत्मीयता के लिए हम आप सभी की ओर से उनका हार्दिक अभिवादन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें अपने स्नेह में समेटने का प्रयास किया है। हम आज कार्यक्रम को बहुत, चूँकि लंबा है, 1 घंटा का यह हमारा कार्यक्रम लगभग लोकार्पण का चलेगा, हो सकता है कुछ कम भी चले, लेकिन इसमें 4-5 वक्ता लोग हैं जो अपने संक्षिप्त में अपना विचार रखेंगे मात्र 4-5 मिनट में, क्योंकि अधिक समय लेंगे तो हमारा यह श्री राम पर केंद्रित जो हमारा कार्यक्रम है वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। और हम चाहते हैं कि उस कार्यक्रम में आप सभी की कविताओं का ही पाठ हो, तो इसीलिए हम हमारे अध्यक्ष का इंतजार था, इंदु उपाध्याय जी जो प्रखर कवित्री हैं, लेखिका हैं, गायिका हैं और हमारी संस्था के अभिन्न अंग है, हमारे मंच से जुड़ चुकी हैं। हम उनका हार्दिक अभिवादन करते हैं। वो आज की अध्यक्षता करेंगी इंदु उपाध्याय जी। हम उनकी अनुमति से चाहते हैं कि इस कार्यक्रम का आरंभ हो। इंदु उपाध्याय जी मंच पर है ना? जी सर, जी सर, हाँ, जी तो सर। मैं चाहूँगा कि चूँकि श्री राम का आगमन तो हो चुका है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो चुकी है और यह कार्यक्रम उनको समर्पित है, इसलिए मैं चाहूँगा, आप बहुत अच्छा गाती भी हैं, श्री राम का कल हमने आपकी गीत भी सुना था, तो मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम का आरंभ श्री राम की उस भक्ति गीत से हो, आपके स्वर में। आपका आपका स्वागत है। जी सर। आदरणीय सिद्धेश्वर जी, जी। आदरणीय सिद्धेश्वर जी, हाँ, बोलिए। आप अपना वीडियो खोल लीजिए। आपका वीडियो ऑफ है। अच्छा छोड़िए, अच्छा आप याद दिलाएं। मैं तो सोचा खुला हुआ है। आपसे बात हो रही तो मुझे लगा खुला हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। जी सर, मैं 2 शब्द बोलती हूँ, उसके बाद में मैं सुनाती हूँ हाँ, राम इंदु भजन। उपाध्याय जी। औसत धर्म पत्रिका का यहाँ पर लोकार्पण भी होने वाला है, हेलो फेसबुक के कवि सम्मेलन के माध्यम से। बड़े ही गौरव की बात है और पूरी दुनिया राममय हो गई है, यहाँ तक कि प्रकृति भी राम धुन ही गा रही है। इसमें इस पावन अवसर पर पत्रिका का लोकार्पण बड़ी ही सौभाग्य की बात है। मैं संपादक जी को और सिद्धेश्वर सर को, इससे जुड़े तमाम सदस्यों को बधाई देती हूँ। जीवन पर राम की कृपा तो होती है, नहीं होगी तो फिर हमारा जीवन जीवन ही नहीं होगा। उन्हें कोई संसारिक दुख भी नहीं छू सकता। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं, उन पर तो सभी की कृपा होती है, अपने आप ही होने लगती है। जिनके भीतर कपट दम्भ माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में प्रभु राम बसते हैं और हम गुणगान करते हैं। आइए मिलकर प्रभु श्री राम का। पहले गणपति जी को बुला लेते हैं। स्वागत है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हृदय को कर लिया पावन, हृदय को कर लिया पावन,
पावन पधारो मेरे प्रभु श्री राम, हृदय को कर लिया पावन पधारो मेरे प्रभु श्री राम, पधारो मेरे प्रभु श्री राम, पधारो मेरे प्रभु श्री राम, ये अंतर मन हुआ निर्मल, ये अंतर मन हुआ निर्मल, पधारो मेरे प्रभु श्री राम, हृदय को कर लिया पावन पधारो मेरे प्रभु श्री राम, हृदय में प्रेम का सागर, नयन में प्रेम की गंगा, हृदय में प्रेम का सागर, नयन में प्रेम की गंगा, नयन में प्रेम की गंगा, हुआ जाता बावला मन, हुआ जाता बावला मन, पधारो मेरे प्रभु श्री राम, हृदय को कर लिया पावन पधारो मेरे प्रभु श्री राम, जलाया आंखों के दीपक तुम्हारी राह में रघुबर, जलाया आंखों का दीपक तुम्हारी राह में रघुबर, तुम्हारी राह में रघुबर, खड़ी हूँ इन राहों में, खड़ी हूँ इन राहों में, पधारो मेरे प्रभु श्री राम, हृदय को कर लिया पावन पधारो मेरे प्रभु श्री राम, विरह से व्याकुल है इंदु तुम्हारी आस में प्रियवर, विरह से व्याकुल है इंदु तुम्हारी राह में प्रियवर, अहिल्या हो गई पत्थर, अहिल्या हो गई पत्थर, पधारो मेरे प्रभु श्री राम, हृदय को कर लिया पावन, हृदय को कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु उपाध्याय जी, बहुत ही अपनी मधुर कंठ से आपने इतनी बढ़िया श्री राम भक्ति गीत आपने प्रस्तुत किया। हम सब लोग बहुत गदगद हुए, बहुत प्रभावित हुए आपसे, और मुझे लगता है जितने हमसे जुड़े हुए लोग हैं सारे लोग उन लोग का चेहरा देख कर लग रहा है कि आपके इस रचना को उन्होंने काफ़ी पसंद किया है। और मैं चाहूँगा बहुत सुंदर जी जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत नीरज जी को प्रभावित कर गया तो समझिए कि सबको कर गया। बहुत ही सुंदर। जी जी। तो अब मैं इस कार्यक्रम का आरंभ चूंकि हो चुका है इस राम भक्ति गीत से, और पूरा वातावरण राममय हो गया है, और आज हम राम के ऊपर कविताओं को भी सुनेंगे, लेकिन दूसरे सत्र में। यह मेरा पहला सत्र जो है वह है अवसर साहित्य यात्रा पत्रिका के प्रवेशांक के लोकार्पण का। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि यह हमारी जो पत्रिका है अवसर पत्रिका में आज से 40 साल पहले भी निकाला था, सिर्फ अवसर नाम से। यह भारत सरकार द्वारा पंजीकृत पत्रिका थी और कई वर्षों तक हमने इसे प्रकाशित भी किया था, लेकिन एक उम्र का तकाजा होता है, समय का तकाजा होता है। अब हम लोग की वो स्थिति नहीं कि दौड़ धूप करके वो पत्रिका निकाल सके। और सोशल मीडिया के युग में, आज की इस सोशल मीडिया के युग में, जब मैं देख रहा हूँ कि अच्छी अच्छी पत्रिकाएं ई पत्रिका में लौट रही है, हार्ड पत्रिका के हार्ड कॉपी कोई खरीद नहीं रहा बाजार में, चाहे वह बगर्थ हो चाहे हंस हो। हंस तो कुछ प्रतियां बिक भी जाती है या खरीद लेते हैं लोग, लेकिन नया ज्ञानोदय जैसी पत्रिका जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो रही है वो भी ई पत्रिका में आ रही है। गगनांचल ई पत्रिका में आ गई है, और रेल राजभाषा जो रेल मंत्रालय की पत्रिका है वो ई पत्रिका में प्रकाशित हो रही है। तो इस युग में मैं समझा कि क्यों ना कुछ एक ऐसी पत्रिका का प्रकाशन किया जाए जिसमें सोशल मीडिया में बहुत सारी रचनाएं ऐसी आ रही है जिसको लोग कहते हैं कि अधकचरा आ रही है। बहुत सारी भीड़ भड़का में भीड़ लग जाती है तो वहाँ तो कुछ अधकचरा चीज़ आ जाती है। तो मेरा प्रयास ये है कि सोशल मीडिया में अच्छी रचनाएं भी आती है। इस उद्देश्य को स्थापित करने के लिए हमने अवसर साहित्य यात्रा पत्रिका का आरंभ किया है कि हमें
हमें कोई रचना भेजे या ना भेजे, हमको जो रचनाएं पसंद आएगी, जो हम पसंद करेंगे, उस रचनाओं को चुनकर हम अपनी कलाकृतियों से सजाकर हम उसको ई पत्रिका के रूप में हर 3 महीने पर आपके सामने प्रस्तुत करें। यह हमारा प्रयास है। इस पर विस्तृत समीक्षा हमारे हरिनारायण सिंह हरि, जो आज मुख्य अतिथि हमारे हैं दूसरे सत्र के, उन्होंने समीक्षा भेजा है, लेकिन समय नहीं है कि हम उस पूरी समीक्षा को हम प्रकाशित जरूर करेंगे अपने अखबार में। यहाँ पर यदि रजनी श्रीवास्तव जी बाद में दूसरे सत्र में उनकी समीक्षा पढ़ेंगे अंत में तो ठीक है, लेकिन चूंकि इसका लोकार्पण आज होना है ई पत्रिका के रूप में, और सोशल मीडिया मुझे सबसे अच्छा माध्यम इसलिए लगा कि देखिए कहाँ लखनऊ में ओम नीरव जी है, मंजू सक्सेना कहाँ है, कहाँ कहाँ के लोग, दूर दूर के लोग, दिल्ली से जो हमारे हरजाई सिंह जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं। इस तरह से यदि किसी पत्रिका का हम लोकार्पण करते हैं तो मुझे लगता है कि वे सारे लोग अपने अपने शहर, अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सही में यह लोकार्पित हो रही है। तो चूंकि यह ई पत्रिका है तो हम तो सब जगह भेज पाने, उसका हम PDF हमने भेजा था उन लोग को जिनको उससे लोकार्पण करवाना है। हमारे यहाँ आज के उद्घाटन इस पत्रिका के लोकार्पण करता है हमारे प्रसिद्ध साहित्यकार और समीक्षक ओम नीरव जी, हमारे मंच पर उपस्थित हैं। तो हम सबसे पहले उनसे यह लोकार्पण करवा रहे हैं। चूँकि वो मोबाइल खोले हुए, मुझे नहीं लगता है कि वो पत्रिका PDF खोल कर वो शायद दिखला पाए, और दिखलाते तो ज़्यादा अच्छा था, नहीं तो मैं अपनी तरफ से दिखलाऊंगा उस पत्रिका को। उसकी हार्ड कॉपी हमने निकाला है लोकार्पण के लिए और अपने पास रखने के लिए। उस हार्ड कॉपी वो मैं दिखलाऊंगा, और ओम नीरव जी से निवेदन हुआ कि वे उसका समर्थन करते हुए इसका लोकार्पण करेंगे, उस पर अपने विचार देंगे। ओम नीरव जी, आप सामने हैं ना? स्वागत है, मैं बोल रहा हूँ। आपके पास PDF तो नहीं होगा अभी, सामने खोल सकेंगे आप? ये मोबाइल खुला हुआ नहीं, सामने नहीं खोल सकेंगे, सामने नहीं हाँ, खोल मैं जान रहा हूँ सकेंगे। आपकी मजबूरी, चूंकि आप गूगल मीट से जुड़े हुए हैं, वो संभव नहीं है। हाँ, तब मैं अपनी तरफ से हाँ। दिखला रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि आप उसे वहीं से बैठे बैठे इसका लोकार्पण करेंगे। बस आप जो पत्रिका दिखाएंगे हाँ वो सभी की, समझ लीजिए सभी की ओर से दिखाई जा रही है, और जी यहीं से उसका लोकार्पण हो जाएगा। स्वागत जी है, आप दिखाइए। जी, देखिए इस पत्रिका को मैं यहाँ से कवर से निकालता हूँ। ये पत्रिका है कब, वाह, सभी लोग देख एक रहे बार हैं। सभी लोग अनम्यूट करके तालियां बजा दें, अनम्यूट करके तालियां बजा दें सभी लोग। बहुत बहुत बधाई सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, और इसके बाद म्यूट कर दीजिएगा। बहुत बधाई, बहुत बधाई, बहुत बधाई, सभी की ओर से बधाई। इस पत्रिका का ऊपर कवर भले कलर है, अंदर में ब्लैक एंड व्हाइट सारी पन्ने हैं। करीब 60 वाह। पन्ने की यह पत्रिका है और सभी कलाकृतियों से सुसज्जित है, लेकिन मैंने इसे पूरे पन्ने को हमने कलर में भी निकाला है, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। वाह, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका प्रत्येक पन्ना कलर में है, देखिए। वाह, बहुत बढ़िया। आप स्वयं कलरफुल हैं तो लोग ये ना समझे कि इस पत्रिका को हमने सिर्फ फोटो खींचकर और हमने PDF बना लिया। यह देखिए, मैंने एक एक मेहनत करके हमने इस 60 पन्ना जो सभी कलर में है, देखिए मैं एक एक पन्ना खोल के दिखा रहा हूँ एल्बम की तरह। दोस्तों, इसमें भी खर्च पड़ता है, ऐसा नहीं कि बिना खर्च के नहीं निकलता कोई पत्रिका, लेकिन अब मैं 60 पन्ना तो नहीं पलट सकता यहाँ, चूँकि बहुत पन्ना है, बहुत समय लग जाएगा। कहने मतलब कि सारी पत्रिकाओं में कलरफुल सारे पन्ने हैं। अब लोग कहेंगे कि इस पत्रिका को मैं कैसे देखूंगा, मैं बतला दूं। इस PDF पत्रिका को प्रत्येक 3 महीने पर तो निकालूंगा, लेकिन प्रत्येक महीना मैं अवसर साहित्य धनी पत्रिका से लेकर जितने व्हाट्सएप का पेज है उस PDF को मैं वहाँ भेजूंगा। साथ ही साथ इसे प्रत्येक पन्ना को मैं YouTube वीडियो के माध्यम से YouTube में डालूंगा। ये कल परसों तक चला जाएगा, जिसमें आप देख सकें कि इसमें किन किन की रचनाएँ हैं, किन की रचनाएँ हो तो मैं अभी भी बाद में बतला दूंगा।
इसमें करीब लगता है कि मुझे लगता है कि आप लोग जो उपस्थित हैं इनमें से अधिकांश लोगों की रचनाएं तो हैं ही, और अचंभित होंगे कि कहाँ से लाया, क्या लाया, बिना आमंत्रण में ले आया। तो मैं इसमें अधिक रचनाएं मैं सभार ही प्रस्तुत करता हूँ, इसलिए कि अधकचरी रचनाएं नहीं आ सके, और मैं बहुत चुन चुन कर, बहुत ईमानदारी पूर्वक उसमें नए से लेकर पुराने रचनाकारों को एक साथ दे सकूं। आप कहेंगे इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि सोशल मीडिया की भीड़ में से चुनी हुई रचनाओं को सेलेक्ट करके, चुनकर उन रचनाओं को और अधिक पाठकों तक हम पहुंचा सके, ढेर सारे पाठकों तक पहुंचा सके। बहुत सारे पाठक आज इतने व्यस्त हो गए हैं, पत्रिका खरीद नहीं सकते। एक पत्रिका का मूल्य करीब 50 से 100 रुपया होता है, तो लोग नहीं खरीद सकते हैं। जो नहीं खरीद सकते हैं तो वे इस पत्रिका के माध्यम से पढ़ तो सकते हैं, देख सकते हैं उन रचनाओं को, और उन तक ये रचनाएं पहुंचेगी। रही कि कुछ लेखक चाहेंगे कि भाई इसकी हमको हार्ड कॉपी भी हम रखना चाहते हैं, हमने इसकी भी व्यवस्था किया है। और जो लोग इसकी हार्ड कॉपी चाहेंगे, तो आप चाहे मैं कोई, यह मैं व्यवसाय नहीं है, किसी से कोई आग्रह नहीं कि इस पत्रिका को खरीदे, यह मैं तो मुफ्त में दे ही रहा हूँ। लेकिन यदि किसी को चाहिए तो इसको पूरा प्रिंट करने में हमने दिल्ली से पता लगाया है, एक प्रकाशक तैयार है, तो पूरी पत्रिका को प्रिंट करवा, अंदर का पूरा ब्लैक एंड वाइट रहेगा, ऊपर कलर रहेगा, कवर कलर में रहेगा, एक पुस्तक की टाइप की चीज़ हो जाएगी। तो इसका करीब 60 रुपया मूल्य आ रहा है, 60 रुपया, कोई मुनाफा नहीं। और उसको डाक से भेजेंगे तो डाक खर्च जो होगा तो होगा 20 रुपये, जो हाथों हाथ लेंगे उनको 60 रुपये मिल जाएगी। तो यदि इसकी हार्ड कॉपी किसी को चाहिए तो हमें एक सप्ताह के अंदर हम जब खबर कर देंगे, उस हिसाब से मैं उसको प्रिंट करवा के मंगवा लूँगा और उन्हें दूंगा, जिनकी इच्छा होगी। कोई बाध्यता नहीं है, नहीं तो आप लोग PDF में इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं इसको आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि रचनाएं छापने के पहले ही कहते हैं कि हमको इतना पैसा दीजिए, 500 रुपया दीजिए, 400 रुपया दीजिए, प्रकाशित करेंगे। हमारा ये कोई धंधा नहीं, मैं तो उसका विरोध करता हूँ, लेकिन मैं रचनाएं प्रकाशित कर देता हूँ। लेकिन अब मेरा यह सामर्थ्य जरूर नहीं है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि हम उसको छाप कर हम मुफ्त में किसी को दे सके, इतना सामर्थ्य नहीं है। मैं अपनी तरफ से जितना खर्चा कर सकता हूँ, प्रकाशन तक मैं खर्चा करता हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, चूँकि सब कुछ मैं बोल दूंगा तो हमारे जो लोकार्पण किए हैं आज के ओम नीरव जी, वो क्या बोलेंगे। मैं बहुत ही विनम्रता, बहुत ही आदरपूर्वक मैं ओम नीरव जी को आमंत्रित करता हूँ, श्री ओम नीरव जी को आमंत्रित करता हूँ, जो उन्होंने आज का लोकार्पण किया इस पुस्तक का, कि वे कृपया आएँ और इस लोकार्पण के अवसर पर अपने महत्वपूर्ण विचार संक्षिप्त में हमारे सामने प्रस्तुत करें। उसके बाद और 2-4 जो हमारे लोकार्पण में शामिल जो रचनाकार है, वे अपने विचार रखेंगे। ओम नीरव जी के बारे में मैंने पहले कह दिया है कि वे बहुत अच्छे साहित्यकार इसे मायने से है कि उनकी लोक कथाओं को, कविताओं को हमने पढ़ा है। मैं बहुत ईमानदारी पूर्वक किसी बात को कहता भी हूँ। बहुत गंभीरता से लेखन कर रहे हैं, जितनी गंभीरता से लोग शोर मचा के जो रचना सृजन करते हैं, उनकी रचनाओं में शोर नजर आती है, लेकिन गंभीरता नजर नहीं आती है, रचनाशीलता नजर नहीं आती। ओम नीरव जी ऐसे रचनाकार है जो शोर नहीं करते, उनकी रचनाएं शोर करती है जब वो लोग पढ़ते हैं तब। दूसरी बात, वे जो समीक्षा करते हैं, अद्भुत, उनको भगवान की, श्री राम की अद्भुत शक्ति उनको प्राप्त है। वे जब भी किसी विषय की समीक्षा करते हैं, चाहे वो लघु कथा हो चाहे कविता हो, अद्भुत उनका विचार होता है। और यह नमूना आपके सामने है, जब वो अभी आपके सामने विचार रखेंगे, तो मैं ओम नीरज जी को सादर आमंत्रित करता हूं अपने मंच पर इस पत्रिका के लोकार्पण के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए। उनका सुझाव भी आमंत्रित है। धन्यवाद। अवसर साहित्य यात्रा के लोकार्पण के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से और आदरणीय सिद्धेश्वर जी की संस्था की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी विभूतियों को नमन करता हूं। मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय सिद्धेश्वर जी ने अपनी इस अनमोल कृति के लोकार्पण का दायित्व मुझे सौंपा है। इस सहयोग के लिए मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं और साक्षी बनने के लिए, साक्षी के रूप में जितनी विभूतियां यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन, स्वागत और नमन वंदन करता हूं, पुनः पुनः करता हूं। सिद्धेश्वर जी ने मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही
बता दिया है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। वास्तव में मैं साहित्य का एक विद्यार्थी हूँ और बराबर सीखने का प्रयास करता रहता हूँ। आप जैसी विभूतियों का जब सानिध्य प्राप्त होता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जो इकट्ठा करता जाता हूँ वो लोगों में बांटता अवश्य जाता हूँ, अपने पास छुपा के नहीं रखता हूँ, उसमें कंजूसी नहीं करता हूँ, वो उन्मुक्त हाथ से दूसरों को बांटता रहता हूँ। आपसे जो सीखा वो दूसरे को दे दिया, दूसरे सीखा वो आपको दे दिया, बस इसी रूप में यह विद्यार्थी कार्य कर रहा है। इस समय जिनके माइक म्यूट न हो वो म्यूट कर दें, फिर विशेष कोई अवसर हो, कुछ विशेष बात कहनी हो तो माइक को। हाँ, निवेदन है सभी लोग अपना माइक को बंद कर ले और इन विचार को सुने। धन्यवाद। ये भूमिका के रूप में जो हमारे आदरणीय सिद्धेश्वर जी ने बातें कही वो बिल्कुल यथार्थ के धरातल से निकली हुई थी, उसमें कोई भी बनावटीपन जिसे कहते हैं तथा कथित साहित्यिकता नहीं थी, सब हृदय के निकले उद्गार थे। और उन्हीं उद्गारों की वजह से, ऐसे ही उन्मुक्त वक्तव्य की वजह से सिद्धेश्वर जी बहुत ही लोकप्रिय है साहित्य जगत में। हमारा एक मंच है अखिल भारतीय लघु कथा मंच, उस पर सिद्धेश्वर जी पहली बार मुझे एक समीक्षक के रूप में मिले और अपनी वाणी से इन्होंने पहले ही मुझे मनमुग्ध कर लिया, मंत्रमुग्ध कर लिया। और मुझे ही नहीं, पूरे हमारे परिवार को, उस समूह के समस्त परिवार को मंत्रमुग्ध कर लिया। इनकी यही विशेषता है कि बात में कोई बनावटीपन नहीं होता। उन्होंने पत्रिका के बारे में बताया और साथ ही पत्रिका के पीछे जो आर्थिक आधार है उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने रख दिया। इसके लिए, स्पष्टता के लिए और अपनेपन के लिए, आत्मीयता के लिए मैं सिद्धेश्वर जी को बधाई देता हूँ। जिस समय आदरणीय सिद्धेश्वर जी ने पत्रिका आप सबको दिखाई तो ये तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो मुझे अनुभूति हो रही थी वही आपको भी हो रही होगी। कितना परिश्रम किया है, कितना उपक्रम किया है कि एक ई पत्रिका को इस कलर्ड फॉर्म में क्या कहें, हार्ड कॉपी में इतने सुंदर ढंग से प्रकाशित करवा के आज लोकार्पण के अवसर पर प्रस्तुत किया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई है और शायद आप भी इससे बहुत आनंदित और सुखद आश्चर्य अनुभव कर रहे होंगे। अगर ऐसा कर रहे होंगे तो एक बार आप लोग तालियां के लिए बजाएं, भले ही माइक न खोलें, ऐसे ही सही। धन्यवाद। तो जैसे ही उन्होंने इस पत्रिका को आपको दिखाया, लोकार्पण संपन्न हो गया और उस लोकार्पण में हम आप सभी सम्मिलित हो गए। मैं आपको अपने भीतर की बात भी बता दूं कि ई पत्रिका का कैसे लोकार्पण होता है, इसको देखने की मेरे अंदर बड़ी जिज्ञासा थी, क्योंकि एक दो मैंने देखे तो थे, किंतु ये देखना था कि आदरणीय सिद्धेश्वर जी जब अपनी पत्रिका का लोकार्पण करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि इनके अंदर बहुत विशिष्टता है। ये स्वयं एक चित्रकार हैं, कलाकार हैं, कल्पनाशील व्यक्ति हैं और साहित्य की सभी विधाओं में दक्षता रखते हैं, तो ये कैसे लोकार्पण करेंगे, ये मेरे मन में बहुत जिज्ञासा थी। तो आज आपका लोकार्पण करने का ढंग देख करके मैंने इसका अनुकरण करने की मन में ठान ली है। कभी भी अगर ये पत्रिका मैंने प्रकाशित की तो उसका उद्घाटन या उसका लोकार्पण करते समय मैं आपके एक एक क्रमागत चरणों को याद रखूंगा और इन्हीं का अनुकरण करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत सुंदर ढंग से आपने लोकार्पण। मित्रों, इस पत्रिका का मुख पृष्ठ आपने अभी देखा था, हो सकता है जल्दबाजी में बहुत अच्छे ढंग से न देख पाए हो। बहुत ही आकर्षक है और बहुत ही विचारोत्तेजक है। उसको देखने मात्र, ये देखिए वो फिर से दिखा रहे हैं आप लोग, ध्यान थोड़ा नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे। हाँ हाँ, आप देखिए, आप देख रहे होंगे ये जो छवि अंकित की है मुख पृष्ठ पे, कितनी विचारोत्तेजक है। यह सामान्य संपादक नहीं कर सकता है।
यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पीछे या जिसके भीतर एक संपादक भी हो, एक चित्रकार भी हो, एक कल्पनाशील सर्जक भी हो। वही ऐसे मुख पृष्ठ की परिकल्पना कर सकता है और उसे साकार कर सकता है। बधाई है इस मुख पृष्ठ के लिए। और इसके बाद में जब पत्रिका के पृष्ठों पे आप प्रवेश करें तो आप एक बड़ी बात अनुभव करेंगे जिसे मैं रेखांकित करना चाहता हूं। मैं कोई लंबा भाषण या वक्तव्य नहीं दूंगा, मैं केवल उसके बिंदुओं को आपके सामने रखूंगा जो मेरी दृष्टि में आए। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, बड़ी बड़ी बातों को सूत्रों में कहने की परंपरा हमारे विज्ञान में है, तो वैसे ही मैं सूत्रों में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। इस बात से निश्चिंत रहें कि बहुत लंबा मेरा व्याख्यान नहीं। तो पत्रिका को संपादित करने में दो समस्याएं होती तो तीन है। पहली तो संपादक के अंदर योग्यता हो संपादन की, तो योग्यता तो निस्संदेह सिद्धेश्वर जी के अंदर है, और थोड़ी बहुत योग्यता हर एक के अंदर होती है जो संपादन करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी समस्या यह होती है कि वो निष्पक्ष होकर के संपादन करे, गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न करे, अपने संपादन की छन्नी से बहुत ठीक से छाने रचनाओं को, तब उनको पत्रिका के पृष्ठ पे आने दे। और जब वो ऐसा करता है तो बहुत से रचनाकार सम्मिलित होने से रह जाते हैं। तो तीसरी समस्या होती है अपने सभी मित्रों को जोड़ना। अब ये दो समस्याओं में विरोधाभास है कि संपादन भी सशक्त हो और हम जिन मित्रों को जोड़ना चाहते हैं उनको जोड़ भी लें। दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने का जो कार्य अवसर साहित्य यात्रा के पृष्ठों पर आदरणीय सिद्धेश्वर जी ने किया है, वो स्तुत्य है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। मैं उनको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत ही सजग, सतर्क, समर्थ और सुरुचिपूर्ण संपादन के साथ नवोदित रचनाकारों को जोड़ा है और साथ ही स्थापित रचनाकारों को जोड़ा है। दोनों का मधुर संगम, सारस्वत संगम इस पत्रिका के इन पृष्ठों पर आपको दिखाई देगा। अवसर साहित्य यात्रा पत्रिका के इस अंक में समकालीन कविता, शायरी, गजल, गीत, लघु कथा, फिल्म जगत, साहित्य समाचार, पाठकों के अभिमत, अखबारों, पत्रिकाओं और सोशल मीडिया से उद्धृत साहित्यिक गतिविधियां, इन सभी प्रभावों से सुसज्जित यह पत्रिका साहित्य जगत के लिए वस्तुतः सिद्धेश्वर जी का एक अनुपम अवदान है, उपहार है, अभिनंदन। आपकी यह बात मुझे बहुत ही विलक्षण लगी। सच पूछिए तो मैंने पहली बार यह वक्तव्य किसी संपादक का पढ़ा है और साथ ही अभिनंदनीय लगी, और मैं युक्त नहीं अनुकरणीय लगी। क्या आपने लिखा कि यह पत्रिका सिर्फ प्रकाशित रचनाओं को साभार प्रकाशित करती है ताकि इन रचनाओं की पसंद और अधिक पाठकों तक हो सके। मेरी दृष्टि में ऐसा वक्तव्य अभी तक किसी पत्रिका के पृष्ठ पे मुझे देखने को नहीं मिला। हर संपादक कहता है या तो कुछ नहीं कहेगा, चुप रहेगा, या कहेगा कृपया अप्रकाशित रचना ही भेजें जो कहीं न छपी हो। लेकिन आपका कहना है कि अगर एक बार प्रकाशित हो गई तो क्या वो अछूत हो गई रचना? उसे बार बार प्रकाशित होने की आवश्यकता है जिससे कि वो अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंच सके। ये वास्तव में आपका विशाल हृदय है। ऐसा ही विशाल हृदय मैं तो समझता हूं सभी संपादकों के पास होना चाहिए और उन्हें
अप्रकाशित की सीमा में बंधकर नहीं रहना चाहिए। ये मैंने आपके इस वक्तव्य से सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां इसमें एक और प्रवेशार्थी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, किसी को प्रवेशार्थी सार्वजनिक रूप से कह देना उचित नहीं होता है, लेकिन पत्रिका देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। नितांत प्रवेशार्थी जिन्होंने प्रवेश किया है साहित्य में। वहीं दूसरी ओर देश के नहीं विश्व के जाने माने साहित्यकार गुलजार जी की रचनाएं भी हैं। तो एक छोर से दूसरे छोर तक आपकी पहुंच है, यह भी एक विशेष रूप से एक नए और परिलक्षित करती है पत्रिका। मैं तो ये कहूंगा कि जैसा इसका नाम है अवसर साहित्य यात्रा, और जैसा पहले नाम था केवल अवसर, तो है तो अवसर ही, कुछ तकनीकी कारणों से परिवर्तन होने से उसको अवसर साहित्य यात्रा का नाम देना पड़ा। तो अवसर में ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सभी वर्ग के साहित्यकारों को अवसर दिया जाता, छोटे बड़े, नवांकुर और प्रतिष्ठित, और विभिन्न विधाओं के। जैसे कि ऐसा भी नहीं कि आपका हिंदी से अटूट प्रेम है तो उर्दू से दूरी रखें, या उर्दू से अटूट प्रेम है तो हिंदी से दूरी रखें। जहाँ गीत हैं वहीं गजल भी हैं, जहाँ लघु कथाएं हैं वहाँ मिनी कहानी भी है। उपन्यास और बड़ी कहानी इस छोटी पत्रिका में नहीं आ सकते थे, अन्यथा आप उसमें भी उसके प्रति भी हृदय में लगाव रखते हैं, ऐसा मैं आपके वक्तव्यों से पहले ग्रहण कर चुका हूँ। तो सारी विधाओं को, सारे क्षेत्रों को, साहित्य जगत है, सिनेमा जगत है, मीडिया संसार है, अखबार है, सबको जोड़ने की एक अद्भुत क्षमता आप में है, जो पत्रिका के पृष्ठों पर अंकित हुई और मुझे कहने का अवसर मिला कि अवसर पत्रिका सभी को अवसर प्रदान करती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जहां तक मैं पत्रिका के पृष्ठों से होकर गुजरा हूं, तो मुझे तो कोई रचना ऐसी नहीं लगी और कोई रचनाकार ऐसा नहीं लगा जिसका मैं नाम यहां न लूं और एक दो पंक्तियां उसकी पढ़कर न सुनाऊं। लेकिन मैं मन महसूस कर रह गया कि समय सीमा के अंतर्गत यह कार्य संभव नहीं है। फिर भी इतना तो मैं कहना चाहूंगा कि राजेश जोशी जी की छंद मुक्त रचना पीठ की खुजली, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। अक्षय पांडे का नवगीत यह देश हुआ नंगा बहुत सोचने को विवश करता है। तुम कुछ कहो, कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें, बड़ा प्यारा स्तंभ सिद्धेश्वर जी ने रखा है, बड़ा अच्छा नाम है। ये एक स्तंभ है पत्रिका का कि कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इसके अंतर्गत आपने प्रीति सुमन के साथ काव्य संवाद किया है, अर्थात उनकी रचना का अपनी रचना से उत्तर दिया है। उद्धृत करने का मन है लेकिन समय नहीं है, इसलिए नहीं करूंगा और आपके पढ़ने के लिए भी छोड़ दूंगा ताकि आपकी जिज्ञासा बनी रहे। इसके बाद डॉक्टर मंजू सक्सेना जी की गजल और मुक्तक दोनों ने मुझको बहुत प्रभावित किया। एक परिपक्व लेखनी का परिचय उसमें मिला। सिद्धेश्वर जी की आजाद शायरी का क्या कहना, कवि को आजाद होना चाहिए। कहने को तो आजाद हैं, विचारोन्मुक्त हैं, लेकिन कविता के शिल्प के बंधन में बंधकर ही आजाद हैं, यानी स्वेच्छाचारी नहीं है, आजाद है, स्वतंत्र है। यह इनकी रचना से परिलक्षित होता है। और आपकी वो गजल भी मुझे बहुत पसंद आई है। अब मैं उद्धृत तो नहीं कर सकता, हाँ आजाद शायरी से वो जो एक पंक्ति है मेरे मन को छू गई है, तो मैं तो जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा। देखिए कितनी नजाकत है, नफासत है, कितनी सुकुमारता है, कितनी कल्पनाशीलता है। एक नन्ही सी पंक्ति में आप देख सकेंगे कि हमारी रूमानी यादों को हवाओं से सहलाना, बस इतना ही। हमारी रूमानी यादों को यादों से सहलाना, क्या कहन है। कविता तो कहन होती है, कथ्य नहीं होती। कथ्य तो अखबारों में भी छपता है,
और तमाम गद्य के विधाओं में छपता है, लेकिन कविता में खास चीज कहन होती है। वो कहन हमको आपकी रचनाओं में दिखाई दी। रजनी श्रीवास्तव, निशा भास्कर, रामायतन, गोविंद भारद्वाज, डॉक्टर पूनम श्रेयसी आदि की लघु कथाओं ने मुझको बहुत प्रभावित किया। और मैं जानता था कि सिद्धेश्वर जी की पत्रिका हो और लघु कथाएं खूब अच्छे ढंग से फिल्टर होकर छनकर ना आए, ऐसा संभव नहीं है। एक एक लघु कथा ने मुझे सम्मोहित किया। और इसी बीच विजय कुमारी मौर्य विजय जी की मिनी कहानी ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया। आपने बहुत अच्छा किया, उसका शीर्षक लघु कथा नहीं लिखा, मिनी कहानी लिख दिया, ताकि लघु कथा के आयामों को लेकर कोई आपसे कुछ न कह सके। कुल मिला के रचना बहुत अच्छी लगी। ये सभी इस अंक के विशेष आकर्षण हैं। अपनी बात को अधिक न विस्तार देकर मैं यही कहना चाहूंगा कि समग्रता अर्थात कुल मिलाकर प्रतिष्ठित साहित्यकार सिद्धेश्वर जी द्वारा संपादित यह ई पत्रिका अवसर साहित्य यात्रा सामाजिकों और साहित्यकारों दोनों के लिए पठनीय है और संग्रहणीय है। और पत्रिका के लिए वर्तमान और भविष्य के लिए मेरी अशेष शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मैं आचार्य ओम नीरव, संस्था अध्यक्ष, अखिल भारतीय कविता लोक सृजन संस्थान लखनऊ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बधाई स्वीकार करें सिद्धेश्वर जी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत प्रणाम, आपको प्रणाम करता हूँ ओम नीरव जी, इतनी बढ़िया समीक्षात्मक टिप्पणी देने के लिए। मैं अभिभूत हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे इस छोटे से प्रयास को आप इतनी गंभीरता से लेंगे। और मुझे लगा कि शायद मैं आपका चुनाव करके मैं कोई गलत नहीं किया, बल्कि वह अधूरा रह जाता मेरा यह लोकार्पण यदि आपकी जगह पर कोई और होता तो सब श्री राम की इच्छा होती है। बहुत ही अच्छे हमारे भाई ओम नीरव जी। मैं अकस्मात मुझे एक दिन पहले हमको स्मरण शायद भगवान नहीं दिया, श्री राम नहीं दिया कि ओम नीरव जी से ज्यादा बेहतर लोकार्पण के लिए आपके आप कोई हो नहीं सकते। तो हम आपको प्रणाम करते हैं। आपका स्नेह है मेरे प्रति। और आपके जो उद्बोधन हुए हैं, मैं उस काबिल हूँ या नहीं हूँ यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतनी जरूर है कि आपने जो कुछ कहा है उससे मुझे आत्मशक्ति मिली है। और मुझे लगा है कि मैं चाहे जितना भी मेहनत पड़े, मेहनत तो जरूर पड़ता है, कभी कभी लगता है कि शायद मैं छोड़ दूं या ना करूं, लेकिन आप जैसे व्यक्ति जब मिल जाते हैं और ऐसे ऐसे शब्द मिल जाते हैं, वो शब्द ही मुझे शक्ति प्रदान करता है। और शायद मैं आगे यह काम अवश्य जारी रखूंगा। आपका बस आशीर्वाद बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी इतनी बातों को सुनना बहुत ही जरूरी था। और शायद आज अगर हेलो फेसबुक के कभी समय नहीं रहता तो मैं शायद आपको घंटों और सुनता। मैं पुनः आपको फिर सुनना चाहूँगा अगली बार। और मैं चाहूँगा कि अब अभी हमारे पास 15-20 मिनट समय बचा है, जिसमें कि हम अन्य वक्ताओं को सुन सके। तो अन्य वक्ताओं से मेरा निवेदन होगा, भी 4-5 लोग हैं, कि 4 मिनट 5 मिनट में अपने विचार संक्षिप्त देकर, बहुत सारी बातें तो ओम नीरव जी ने ही कह दिया है, लेकिन आप लोग का इस आशीर्वाद मिलना चाहिए। पत्रिका के प्रति क्या दृष्टि है यह होनी चाहिए। तो मैं मात्र 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट मैं चाहूंगा जी। एक बात ये कहना चाहूंगा कि आपके लिए मैंने जिन शब्दों को प्रयोग किया है वो मेरी शब्दों की अल्पज्ञता है, अन्यथा मैं शब्दों में आपके व्यक्तित्व को नहीं समझ सकता। और दूसरा निवेदन ये करना चाहूंगा कि आपने मुझसे कहा था कि राम से एक रचना भी सुनानी है, तो आप उसके लिए हमको कब अवसर देंगे? या तो ये पूरी समीक्षाएं हो जाए उसके तुरंत बाद मुझे अवसर दे दें। जी मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अभी 5 मिनट में 2 लोग और लोग विचार दे दें, तो उसके बाद आपकी कविता के बाद हम इसकी अध्यक्षता टिप्पणी सुनने के बाद हम कवि सम्मेलन आरंभ करेंगे। तो क्योंकि अभी क्योंकि हमारा एक कार्यक्रम है, तो हो सकता है बीच में वहां से कॉल आ जाए। नहीं तो तब मैं आपसे पहले सुनना चाहूंगा। नहीं, अपनी प्रस्तुति दे लीजिए, उसके बाद हम और किसी और को सुन लेंगे। ये मैं सुना दीजिए। नहीं नीरव जी, मैं स्वागत है, आपका स्वागत है। और जिस तरह मैं आरंभ किया था श्री राम जी की कविता से, भक्ति गीत से हमारे इंदु उपाध्याय जी ने आरंभ किया था, इससे बढ़िया और क्या होगा कि
कि हमारे अन्य विचार आपकी इस राम भक्ति गीत के बाद हो। तो मैं आपसे निवेदन मैं करना आप चाहूँगा, मैं सादर आपको निवेदन वचन करना देता चाहूँगा। हूँ, 1 मिनट, मैं आपको वचन देता हूँ कि सभी समीक्षाएँ सुनने के बाद ही मैं जाऊँगा और उसके बाद जो चक्र प्रारंभ होगा, उसका प्रारंभ मैं अपनी राम की रचना से कर दूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद। अगर आपको स्वीकार हो तो। बिल्कुल, इसलिए आप हमारे आज के लोकार्पणकर्ता, आपका सभी बात हमारे हमें स्वीकार है। धन्यवाद, और धन्यवाद। मैं चलिए मैं सबको बस सुनना चाहता आप हूँ चले सबको। ना जाएँ, इसलिए मैं यह आग्रह कर रहा था। नहीं, नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरा 2-4 वचन है, मैं तो नहीं जाऊँगा। मैं अगले वक्ता से निवेदन करूँगा कि कम से कम शब्दों में अपने विचार यहाँ रखेंगे। जैसा मैंने कहा कि उन्होंने बहुत सारे विचार अपनी तरफ से कह दिया है, वो भले कहें कि तो मैं इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि डॉक्टर मंजू सक्सेना जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। हमारी संस्था के अभिन्न अंग हैं, उनका बहुत सानिध्य और प्यार हमें प्राप्त है। एक सशक्त कथाकार और गज़लकार है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ, क्या कृपया आप अपने संक्षिप्त विचार इस पत्रिका के बारे में व्यक्त करें। डॉक्टर बहुत मंजू बहुत सक्सेना जी। धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। बहुत बहुत बधाई आपको। इस संस्था की आज के अध्यक्ष इंदु उपाध्याय जी और आचार्य जी को प्रणाम करते हुए और सभी अपने सहयोगियों का वंदन करते हुए मैं ये सिद्धेश्वर जी, वैसे तो आचार्य जी ने बहुत कुछ कह दिया है, मेरे लायक कुछ छोड़ा नहीं है, फिर भी चंद लाइनें पंक्तियां मैं कुछ कहना चाहूंगी अपने हृदय के भाव। माँ शारदे का वरद हस्त जिनके सर पर है, उनका नाम है सिद्धेश्वर जी। ऐसा तो सिद्धेश्वर जी के लिए मैं जितना भी कहूँ कम ही होगा, क्योंकि सिद्धेश्वर जी जैसा साहित्य के प्रति समर्पित इंसान साहित्य जगत में तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। और मेरा करीब 1.5 साल से साहित्य सिद्धेश्वर जी से परिचय है, और जितना भी मैं उनको जानती जाती हूँ उतना ही वो मुझे ज्यादा और ज्यादा साहित्य के सागर में गोते लगाते हुए दिखते हैं। उनका हर रोज उनका कुछ नया कार्यक्रम रहता है, चाहे वो काव्य के में करें या गद्य में करें, पत्रकारिता में हो या गाना हो, यहाँ तक कि अभिनय भी करते हैं वो। और चित्रकारी में तो आप लोग सभी जानते हैं कि उनकी कलाकृतियां का तो कोई जवाब ही नहीं है। अनवरत उनकी कलाकृतियां चलती रहती हैं। कोई एक बेहतरीन चित्रकार, एक बेहतरीन साहित्यकार भी हो, ये भी बड़ा मुश्किल से देखने को मिलता है। पर सिद्धेश्वर जी वो शख्सियत हैं जिनमें की साहित्य और कला का एक अनूठा संगम है। उनकी जो कलाकृतियां भी इतनी खूबसूरत होती हैं कि जैसे कि उनके ही गजल गीतों को वो मुस्कुराती हुई और गुनगुनाती हुई सी प्रतीत होती हैं। और उनकी कलाकृतियों को देखकर लगता है कि जिस उनकी कल्पना की उड़ान कितनी ऊंची है और कितनी अनूठी है। एक और उनकी उंगलियां जो हैं वो इतनी अनोखी कलाकृतियों को जो जो अपने अंदर एक भावनाओं का ज्वार समेटे हुए हैं। उनकी हर कलाकृति पे कुछ सोचने पे विवश करती है। तो अपने अंदर एक भावनाओं का ज्वार समेटे एक कलाकृति है, और दूसरी तरफ उनकी उंगलियां जो है वो शब्दों से खेल कर रही हैं, जोड़ घटाव कर रही हैं, उसमें गीत गजल रच रही हैं, लघु कथाएं रच रही हैं, जो कि एक संवेदनशील हृदय की बहुत बड़ी पहचान है। तो सिद्धेश्वर जी तो अपने आप में बड़ी एक अलग सी एक शख्सियत है, और ये हमारा सबका ही सौभाग्य है कि हमारे उनसे ऐसे ऑनलाइन में भेंट हुई, जो शायद ये कोरोना की ही देन थी जो ऑनलाइन कार्यक्रम चले, और हमें उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सिद्धेश्वर जी हमेशा एक इंसान के रूप में भी मैंने, जब भी मेरी बात होती है तो वो मुझे बहुत ही अच्छे इंसान नजर आते हैं। और वैसे भी एक जो कलाकार होता है उसका हृदय तो ईश्वरीय गुणों से
भरपूर होता है, क्योंकि जहाँ पे ईश्वर और इंसान कहीं पे ईश्वर की अनुभूति होती है जब कोई कला का जन्म होता है। तो ये सिद्धेश्वर जी की तो शायद हृदय में हरदम ही कुछ ना कुछ ऐसी अनुभूति होती रहती होगी, जिससे कि वो हरदम कुछ नया कला को एक रचते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात उनके संग ये है कि वो सिर्फ अपना ही रचनात्मक संसार नहीं बढ़ा रहे हैं, वो अपने ही गीत गजल और अपने ही कलाकृतियों को नहीं बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि एक पूरा जितना काव्य जगत है, जितना भी साहित्य जगत है, वो सब पूरे विश्व पटल पर स्थापित हो, विश्व पटल पर उनकी रचनाएं सामने आए। ये बहुत बड़ी बात, जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है आज के युग में, जिस समय हर इंसान, हर जो साहित्यकार भी है, वो भी सिर्फ अपने तक सीमित है, वो अपने तक ही अपने स्वार्थ में सीमित है। उस समय सिद्धेश्वर जी सबको आगे बढ़ा के प्रोत्साहित कर रहे हैं, और ये एक उनका जो पटल, वो तरह तरह के पटल चलाते हैं, और उसमें लोगों को, सबको, रचनाकारों को बड़े प्यार से आमंत्रित करते हैं, फोन कर करके आमंत्रित करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं, उनको एक मंच देते हैं। जो बड़े साहित्यकार हैं उनके सामने नए साहित्यकारों को मंच देते हैं। बहुत बड़ी बात है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ इस बात के लिए कि वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं आज के, और खास तौर से जो नए साहित्यकार हैं उनको प्रोत्साहन देने का तो बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि पुराने जो स्थापित साहित्यकार हैं, वो नए साहित्यकारों को घास भी नहीं डालते। अगर हम लोग, मैं भी अपने को विद्यार्थी ही मानती हूँ अभी, तो मैं भी अगर किसी से पूछूंगी तो कोई जल्दी बताता नहीं है। मेरा अनुभव ये रहा कि जल्दी कोई बताता नहीं है। उस युग में सिद्धेश्वर जी सबको एक मंच पर ला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और जहाँ ये आज की जो पत्रिका का उद्घाटन हुआ, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, और ऑनलाइन पत्रिका का उद्घाटन हुआ, इसमें हम सब लोगों को मिलने का, एक साथ खड़े होने का, एक साथ विचार प्रकट करने का अवसर मिला। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है, और हमारे जो इस पत्रिका में सम्मिलित रचनाकार हैं, उनके लिए भी बड़ी साहित्य बहुत एक सौभाग्य की बात है। ये सिद्धेश्वर जी इससे जो साहित्य का विकास कर रहे हैं, विकास में निरंतर जुटे हुए हैं, उसी का एक सशक्त उदाहरण है ये इनकी जो अवसर साहित्य ई पत्रिका, जिसमें नए और पुराने साहित्यकारों की विविध विधाओं में रचनाएं, और उसके साथ सिद्धेश्वर जी की जीवंत कला से हमारी रचनाएं जो है, रचनाकारों की रचनाएं जैसे मुखर उठी हैं, कलाकृतियां भी मुखर हैं और उनके साथ रचनाएं भी मुखर उठी हैं। बड़ा अजीब, बहुत ही प्यारा ये संगम बन गया है। जैसा कि अभी सिद्धेश्वर जी ने हम लोगों को पत्रिका भी दिखाई, मुख पृष्ठ देख के ही उसका अंदर का कलेवर तो है ही सुंदर, मुख पृष्ठ देख के ही कोई भी आकर्षित हो जाता है, उस रचनाओं में भी दिखती है। सिद्धेश्वर जी का ने इस पत्रिका में विविध विषयों को लिया है, जैसा कि आचार्य जी ने अभी आप लोगों को बताया ही है। ये साहित्य अपने नाम के अनुरूप, सिद्धेश्वर जी क्योंकि रेलवे में कार्यरत रहे हैं, तो उसी के तरह से उन्होंने ये अवसर साहित्य यात्रा भी एक गाड़ी की तरह निकाली है, जिसमें कि हर साहित्यकार सफर कर सकता है, उसको बस अवसर मिलना चाहिए। और वो अवसर जो है, वो हमारे सिद्धेश्वर जी, क्योंकि वो टिकट के भी वो रहे हैं, शायद टिकट कलेक्टर या जो भी कुछ मतलब रहे हैं, लेकिन टिकट से संबंधित रहे हैं, तो वो टिकट देते जाएंगे और सब, हर एक यात्री उसमें यात्रा कर सकता है। अब
उन्होंने अपनी सब साहित्य की सेवा करके और ये अब ई पत्रिका निकाल के ये फिर से ये सिद्ध कर दिया कि वो हमारे जितने भी हिंदुस्तान के या बाहर के साहित्यकार हैं, हिंदी के साहित्यकार हैं, वो उन सबको पूरे साहित्य जगत के सामने लाना चाहते हैं, उनकी रचनाओं से सबको परिचित करवाना चाहते हैं। मैं उनके इस बहुत ही अनोखे प्रयास के लिए और बहुत ही खूबसूरत प्रयास के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत ही अनोखे अंदाज की पत्रिका है ये, जिसमें हर रचनाकार की रचना भी बड़े उन्होंने अनूठे प्रकार से छापी है, प्रकाशित की है। आप लोग को जब अवसर मिले तो कभी देखिएगा कि हर रचनाकार को उन्होंने इतना स्पेशल एक विशेष स्थान दिया है कि जिससे कि रचनाकार को भी गर्व महसूस होता है कि अपनी रचना देखकर, और एक पाठकों को भी बड़ी एक साफ सुथरी पत्रिका पढ़ने की अनुभूति होगी। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, तो मैं इस पत्रिका के, खूबसूरत पत्रिका के पूरे संपादक मंडल को और सिद्धेश्वर जी को पुनः पुनः बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ कि उनका ये कला और साहित्य का संगम, उसकी यात्रा अनवरत चलती रहे बिना किसी रोक के, और उनके जो टीम है वो बधाई के पात्र है। मैं उनको शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजू सक्सेना जी। आपने भी मेरे बारे में बहुत कुछ अधिक कह दिया है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उस काबिल मैं बन सकूं, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसे और सार्थक कर सकूं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस मंच पर आकर और इतनी गंभीरता से पत्रिका का बारे में कुछ कहने के लिए। मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों की बातें मैं सुनता रहूं, और लेकिन समय की बाध्यता जरूर है, जो कि मैं चाहता हूं कि आज के दिन काव्य पाठ भी हो, भले थोड़ी सी विलम्ब से हो लेकिन हो। तो मैं अगले वक्ता से मैं चाहूँगा कि और संक्षिप्त में अपने विचार रखेंगे, क्योंकि 2-3 लोग हैं जिनको मैंने कहा था कि इस पर अपने विचार देंगे, तो मैं उन्हें ज़रूर आमंत्रित करूँगा। मैं वैसे साथ-साथ आपने कहा संपादक मंडल को भी बधाई, तो निश्चित तौर पर इसमें हमारे साथ डॉक्टर अनुज प्रभात हैं, डॉक्टर पूनम श्रेयसी जी हैं, सपना चंद्रा जी हैं, कई लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ऋचा वर्मा जी हैं, विजयानंद विजय जी हैं, उन सबको भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हमारा साथ है। और आपके इस जो आप लोग हमारे साथ जो परिश्रम कर रहे हैं, तो वह बेकार नहीं जा रहा है, इस बात को आप भी लोग भी महसूस करेंगे। तो मैं इसी के साथ मैं इस संपादन मंडल से ही जुड़े एक सदस्य डॉक्टर पूनम श्रेयसी जी से निवेदन करूंगा कि बहुत संक्षिप्त में आप भी अपने विचार दें। हमारे मंच पर है डॉक्टर पूनम श्रेयसी जी। जी, अवसर साहित्य हस्तलिखित ई पत्रिका के इस लोकार्पण के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरा सादर नमन और आचार्य जी को भी मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले आदरणीय सिद्धेश्वर जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपकी लगन कर्मठता जग जाहिर है, आपके ईमानदार प्रयास को मेरा साधुवाद। आप प्रतिष्ठित साहित्यकार के साथ साथ श्रेष्ठ चित्रकार भी हैं, और आपने साहित्यिक रचनाओं को अपनी कलाकृति से सजाकर इस पत्रिका को विचारोत्तेजक और आकर्षक बना दिया है, और इसमें बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पूनम श्रेयसी जी। निश्चित तौर पर आपने देखा कि बहुत सारी बातें कह भी दी गई है, आपने संक्षिप्त में अपने विचार शुभाशंसा रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे विश्वास है कि आगे भी आपका स्नेह सहयोग हमें मिलता रहेगा। इसी क्रम में हमारे मंच पर सपना चंद्रा जी भी जुड़ी हुई हैं, हमारी संस्था की एक अभिन्न अंग है, लगातार हमारे मंचों से जुड़ी रही हैं, इस पत्रिका से भी जुड़ी हुई हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि इसी तरह वे संक्षिप्त में अपने विचार भी प्रकट करें। सपना चंद्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रथम अक्षर साहित्य यात्रा पत्रिका का लोकार्पण इस मंच पर आज हुआ है, इसके लिए हम सबको बहुत बहुत बधाई। और बहुत ही हर्ष का विषय है। उपाध्याय जी आदरणीय नीरव ओम दादा जी की ओर से सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जहाँ आज पूरा राममय वातावरण हो गया है विश्व में, उसी को आपकी चार पंक्तियों से आपका सर
आपके बारे में कहना चाहते हैं। विभिन्न कलाओं से मंजे कलाकार आप हैं, कवि हृदय रखते उम्दा किरदार आप हैं, सबको साथ लिए चलने का स्वभाव रखे, मेहनत कश व्यक्तित्व और खुददार आप हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस इतना ही कह के सर विराम देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर आप भी चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी हमारा श्री राम पर केंद्रित कवि गोष्ठी भी आरंभ हो। तो अब हमारे पास मात्र 2 वक्ता और रह गए, उनको संक्षिप्त में उनको भी हम सुन लेते हैं। उसके बाद हम नीरज जी का गीत से आरंभ भी करेंगे गोष्ठी को। तो हमारे मंच पर एक सशक्त कथाकार, हमारे बहुत पुराने मित्र और चर्चित रचनाकार, जिनके कहानियाँ आप हमेशा पढ़ते रहते हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, जयंत जी हमारे मंच पर आज आए हैं। मैं जयंत जी से निवेदन करता हूँ कि जयंत जी कृपया संक्षिप्त में अपने विचार व्यक्त करें। स्वागत है सर। अवसर साहित्य यात्रा पत्रिका। बहुत स्वागत। सिद्धेश्वर जी के मन में ये धारणा बहुत पहले से चल रही थी, जहां तक मुझे याद है। 20-22 वर्षों से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी क्रम में 10 वर्ष पूर्व, करीब 2010-11 के आसपास की बात है, उन्होंने हार्ड कॉपी में अवसर करके एक पत्रिका थी और उनका प्रयास था कि हर कुछ दिनों के अंतराल पर वो पत्रिका निकल सके। लेकिन जो पत्रिकाओं का दुर्भाग्य है वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ कुछ समस्याएं आती रही और पत्रिका फिर लगातार नहीं निकल पाई। पिछले कुछ दिनों पहले, लगता है कि 4-5 महीने पहले, हम लोग एक बार मिले तो फिर से इन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि कुछ मैगजीन के रूप में, कुछ पत्रिका के रूप में निकाला जाए। मैंने सिद्धेश्वर जी को कहा कि बिल्कुल सही है, आप प्रयास कर ही रहे हैं और इस क्रम में एक नया प्रयास हो। जहां तक मुझे याद है, जो अवसर पत्रिका 2010-11 के आसपास इन्होंने निकाली थी, उसमें ही इन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि जो रचनाएं छप चुकी हैं, कोई जरूरी नहीं कि उन रचनाओं को दोबारा न छापा जाए, उन्हें पुनर्प्रकाशित करना भी उचित है। क्योंकि जो पुराने लेखक हैं, उनकी रचनाएं बारंबार छपती है और बार बार पत्रिकाओं में छपती हैं, अलग अलग पत्रिकाओं में, और लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं क्योंकि वो रचनाएं कालजयी हो चुकी हैं। तो उनका यह विचार रहा कि हमारे आपके समय में और आते हुए लोगों में भी कुछ अलग प्रतिभा है, और उनकी भी कुछ रचनाएं कालजयी हो सकती हैं और हर कालखंड में वह लोगों के द्वारा पढ़ी जाएंगी, सराही जाएंगी। इसी विचार बिंदु को ध्यान में रखकर सिद्धेश्वर जी ने उस पत्रिका में भी ऐसी ही रचनाओं को स्थान दिया था। और उसी क्रम में आज, चूंकि अब मीडिया का समय आ गया है, कई सारी ई पत्रिकाएं उपलब्ध हो गई हैं इंटरनेट पर। तो हमारे सिद्धेश्वर जी ने भी यह प्रयास किया कि अवसर साहित्य यात्रा के क्रम में, तो अवसर पत्रिका की साहित्यिक यात्रा आज यहाँ तक आ पहुंची है कि वह एक ई पत्रिका के रूप में हमारे समक्ष सामने आ सकी। पत्रिका के विषय में ओम नीरज सर ने बहुत कुछ बताया और पत्रिका के लेखकों, साथ ही जो उनकी रचनाएं हैं, उन पर भी उन्होंने हर एक विचार बिंदु पर गंभीरता से बातें बताई और साथ कुछ का विश्लेषण प्रस्तुत किया। समय के अभाव को देखते हुए फिर से उन पर कुछ कहना ठीक नहीं जचता है। अब यही कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा, 1-2 विचार बिंदु। पहला तो कि इन्होंने जो पत्रिका निकाली है निश्चय ही बहुत सुंदर है और बहुत सार्थक प्रयास सामने आया है। बहुत दिनों से उनके मन में ये बात चल रही थी और पहला तो मेरा यही होगा कि अब इस पत्रिका की निरंतरता बनी रहे, यही मेरी कामना रहेगी। और सिद्धेश्वर जी से मैं कहूंगा कि अगर मेरे भी सहयोग की कहीं आवश्यकता हो तो जरूर लेंगे। मेरे ही नहीं, आप सभी जो मंच से जुड़े हुए हैं, जिनसे भी जिस तरह के सहयोग की उन्हें अपेक्षा हो, मैं समझता हूँ कि आप सभी उन्हें
इसमें सहयोग देंगे ताकि इस पत्रिका की निरंतरता बनी रहे। जैसा कि उन्होंने अभी कहा भी कि वो 3 महीने पर इस पत्रिका को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सही है, 3 महीने पर। और जहां तक प्रकाशित रचनाओं का तो उन्होंने स्थान दिया ही है। मैं समझता हूँ कि अप्रकाशित रचनाओं को भी स्थान दिया जा सकता है। और क्योंकि जो रचनाएं मैं देख रहा हूँ इसमें से अधिकांश वे रचनाएं हैं जिन्हें मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो सिद्धेश्वर जी ने बना रखा है उसमें कुछ रचनाओं को मैं पढ़ता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। तो कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रकाशित रचनाएं ही, अप्रकाशित हो तो भी अच्छी चलेंगी। बस एक ही शर्त है कि पत्रिका का स्वरूप निखरा रहे, सही हो, पैनापन बना रहे, रचनाएं पैनी हो ताकि लोग बार बार पढ़ना चाहें, उनके जबान पर रचनाओं की पंक्तियां चढ़ जाएं। यही जो है सो रचना की सफलता होती है। रचना तभी सफल हो जाती है चाहे वो कहानी हो चाहे कविता हो। आज आप कोई गीत गुनगुना लेते हैं, पुराने गीत आपके जबान पर चढ़े हुए हैं क्योंकि वो सफल है। और जो समय के दौर में पिछड़ जाते हैं उनको सफल नहीं माना जा सकता है या कम सफल माना जा सकता है। सफल तो सभी इस सुंदर प्रयास के लिए वे एक प्रयोगधर्मी साहित्यकार हैं। आगे भी उनका प्रयास इसी प्रकार होता रहे, कुछ नयापन और आता रहे, हम लोगों को उनसे यही प्रतीक्षा रहेगी हम लोगों की। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, सिद्धेश्वर जी के धन्यवाद और पत्रिका के लिए मेरी बहुत सी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत जी, आपके सुझाव, आपके परामर्श सर माथे पर। और आपने जैसा कहा है, हमारा प्रयास होगा कि हर एक 3 महीने पर मैं इसे आपके सामने लाऊं और इसकी हार्ड कॉपी में मैं उपलब्ध कराऊं जैसा कि आपने कहा। और जो लोग भी चाहेंगे उन्हें हार्ड कॉपी मिलेगी स्वेच्छा से, किसी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। हमें एक प्रकाशक से बात हुई है। रही रचना प्रकाशन की बात, तो इस मुझे अप्रकाशित रचनाओं से कोई परहेज नहीं। हर पत्रिका अप्रकाशित रचनाएं मांगते हैं, लेकिन हम सभार प्रस्तुत अधिक रचनाओं को करेंगे क्योंकि बहुत सारी पत्रिकाएं निकल रही ई पत्रिका। और उस समय कुछ अलग पहचान अपना देना चाहता हूं कि जो अच्छी रचनाएं हैं वह और लोग पढ़ें, मेरा यह उद्देश्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम अप्रकाशित प्रकाशित दोनों करेंगे, लेकिन प्रकाशित रचनाओं को हम अधिक संख्या में देने का प्रयास करेंगे। और अब मैं बिल्कुल इस सही। बात को आगे बढ़ाते हुए अब और अधिक लोगों को नहीं लेना चाहें क्योंकि कवि सम्मेलन का भी समय है, लेकिन हमसे राजप्रिया रानी जी बहुत दिन से जुड़ी हुई हैं संस्था से, पत्रिका से, तो चूँकि संपादक मंडल में वो भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि राजप्रिया रानी जी भी बहुत संक्षिप्त में अपने विचार प्रस्तुत करें। स्वागत है राजप्रिया रानी। जी सर, नमस्कार सर। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे भी 2 शब्द कहने के लिए आपने यहाँ पर मुझे बुलाया इस मंच पर। सम्मानित मंच को मैं सादर नमन भी करती हूँ और सभी गणमान्य लोगों को मैं सादर नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और अवसर साहित्य यात्रा के ई पत्रिका प्रवेशांक का ऑनलाइन लोकार्पण भी उतनी ही महत्व रखती है जितना ऑफलाइन गोष्ठी में इसका लोकार्पण जो अभी 2 दिन पहले साहित्य समागम में बड़े उत्साह के साथ कई गणमान्य साहित्यकारों के मध्य संपन्न किया गया था। दुर्भाग्यवश मैं वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन इस पत्रिका के संपादक, संयोजक और हर छोटी बड़ी कमियों की पूर्ति का पूर्ण भार प्रसिद्ध चित्रकार साहित्यकार आदरणीय सिद्धेश्वर सर के हाथों से ही संभव हो सका है। उनकी रात दिन की कड़ी मेहनत, उनकी अद्भुत कलाओं के में रंगों का संगम, अनोखा सामंजस्य स्थापित करने में जो सफल हो पाया है। इस पत्रिका की विशेषता यह है कि इसमें जीवन का हर रंग समाहित है। खट्टे मीठे स्वादों से परिपूर्ण सामाजिक परिदृश्यों का संगम परिलक्षित होता है। दरअसल इस त्रैमासिक ई पत्रिका के संपादक सिद्धेश्वर सर की कड़ी तपस्या, निष्ठा और समर्पण सहज महसूस किया जा सकता है सर। इस पत्रिका में अगर हम सरसरी नजर भी डालेंगे तब भी हमें भावानुभूति, मानव मूल्य का सहज अवगाहन का गुण की अनुभूति होती है। सामाजिक मूल्यों के हर पहलुओं को इसने छुआ हुआ है।
तार्किक आधार पर भी खड़ा उतरता है। वाकई मंजू सक्सेना जी, हरिनारायण हरि सर, आचार्य जी, आप सब ने बिल्कुल सटीक कहा कि वे आज इस अवसर पर, अवसरवाद युग में, सिद्धेश्वर सर अलग शख्सियत की पहचान रखते हैं जो दूसरों के लिए भी जीते हैं। सिद्धेश्वर सर स्वस्थ, लोकप्रिय, सफल त्रैमासिक पत्रिका का हम सभी तहे दिल से स्वागत करते हैं। हर पाठक के लिए, हर पाठक इसे बड़े चाव से पढ़ेंगे और आगे भी अपनी परंपरा को बनाए रखेंगे। इसकी मंगल कामना मैं करती हूँ और सिद्धेश्वर सर को मैं कोटिशा बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ सर। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजप्रिया रानी जी, संक्षिप्त में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए और हमारी पत्रिका के सराहने के लिए पुनः धन्यवाद। और अब मैं अंत में, चूँकि सिलसिला बहुत, मैं तो चाहता हूँ सबके बारे में सुनूं, लेकिन समय बहुत अधिक हो जाएगा, तो मैं अब दो लाइनें मैं भी बोलूंगी जी। सर, 2 लाइनें मैं भी बोलना चाहती हूँ। कौन, नाम बताइए। स्वागत रजनी बोल रही हूँ अच्छा सर, अच्छा रजनी अच्छा श्रीवास्तव अच्छा, नंदा। हाँ नहीं, आप बोले थे कि हम नहीं बोले, ठीक है, आपको हम आमंत्रित करते हैं, बस संक्षिप्त में आप अपने विचार दीजिए। रजनी साहब। बहुत अच्छी, लेकिन सिर्फ मेन बातें मैं बोल दूंगी, जो मैं सोचे नहीं थी कि बोलूंगी, लेकिन नहीं, जब स्वागत है, पत्रिका स्वागत है। को देखी तो बिना बोले मुझसे रहा कवि नहीं जा कवि रहा। कवि गोष्ठी तो हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन इस तरह के आयोजन जी बहुत कम जी, होते हैं। स्वागत और है आपका। भले ही मैं सुनाऊंगी नहीं कुछ भी, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ नहीं थोड़ा नहीं, सा स्वागत है, स्वागत कि है। जिस तरह से आपने पत्रिका का लोकार्पण किया ना, वो इतनी सारी ई पत्रिकाएं आती हैं, चली जाती हैं और गुमनाम हो जाती हैं, कुछ पता नहीं लगता। लेकिन आपने जिस तरह से इसको सबके सामने लोकार्पण किया, और ऑनलाइन लोकार्पण कैसे होता है, ये भी एक अनोखा बात था। आपकी वो जो हस्तलिखित पत्रिका आई थी, जिसका ऑफलाइन आपने लोकार्पण किया था, उसमें मुझे भी आमंत्रित किया था आपने। वो भी इतना मतलब अलग सा वो चीज था, और सबकी हैंडराइटिंग वहाँ दिख रही थी, और मतलब वो मुझे बहुत पसंद आई। और आपका हर एक चीज इतना यूनिक होता है सर, चाहे वो चित्रकला हो या फिर पुराने फिल्मी गानों को, बढ़िया बढ़िया पुराने एकदम से गाने जो कि इतने अच्छे हैं, और उनको नए तरीके से आप ले आते हैं और उन पर अभिनय करते हैं। तो आपके हर एक काम में जो ये एक होता है ना कि यूनिकनेस, मतलब अलग तरह का एकदम वो चीज दिखती है आपकी, चाहे चित्रकला हो या फिर लघु कथा सम्मेलन हो, और जो आप ऑनलाइन सिखाने वाला जो शुरू करते हैं, वो हर एक चीज मतलब एकदम अलग और यूनिक है। और आपने जो अपनी आपकी चित्रकारी तो मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। मॉडर्न आर्ट बहुत कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा है कि अट्रैक्ट करता है, बहुत अच्छा लगता है, उसको देखने का मन करता है। और उनसे आपने सजा के, और फिर पता नहीं मेरी रचना आई है या नहीं आई है, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है कि उसमें क्या क्या है, उसको देखूं पढ़ूं। और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको ऐसा ही लग रहा होगा कि उसको जल्दी से पढ़ें कि उसमें क्या-क्या है, किन-किन रचनाओं को आपने शामिल किया है। और 2 लाइनें एक बार पूनम दीदी के साथ मुझे संचालन करने का मौका मिला था, उन्होंने मुझे मौका दिया था, और सब लोग वहाँ थे, बड़े-बड़े लोग, और उन लोगों के बीच में मैंने संचालन किया था। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और उसमें 2 लाइनें मैंने सर के लिए लिखी थी, और वो अभी जो लोग हैं वो लोग वहाँ नहीं थे, तो मैं चाहूँगी वो 2 लाइनें फिर से मैं यहाँ पर पढ़ूँ। बस ज़्यादा समय नहीं लूँगी। एक दोहा मैंने बनाया था सिद्धेश्वर सर के लिए, और जो बिल्कुल सच्ची बात है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब उससे सहमत होंगे, कि वो 2 लाइनें हैं। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है श्रीमान, दुनिया में ऐसा कहाँ होता है श्रीमान, सबके आए काम जो करे नहीं अभिमान। तो वैसे हैं क्या हमारे बात है, सिद्धेश्वर बहुत सर। सुंदर, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, बस इतना ही बनता बहुत था। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मुझे तो लग रहा है कि आप कुछ नहीं बोलती तो कुछ अधूरा रह जाता। आपने बहुत निचोड़ करके आपने, क्योंकि अपनी आत्मा से आपने अपनी बातों को, संवाद को हमने जी, हमारे जी, सामने रखा। हम बहुत बिल्कुल, बहुत धन्यवाद बिल्कुल। देते हैं। तमाम पाठकों का आपने प्रतिनिधित्व किया है अपने विचार में। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपकी इस आत्मीयता के लिए, प्रेम के लिए। और हमारे अगले अभी जो कवि गोष्ठी आरंभ होगी, इसका संचालन भी आप ही कीजिएगा। मैं तो चाहता हूँ कि हर लोग इसमें जी, बारी बारी से आए और इस कार्यभार को संभाले। सिर्फ मैं ही नहीं, आप सबका मंच है, और आप सब लोग इसको साथ लेके चले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। रजनी श्रीवास्तव जी, आप स्वयं बहुत अच्छी गायिका हैं, और मेरी कई गज़लों को आपने गाया है, आपने स्वर दिया है,
हमारी गज़ल धन्य हो गई है आपकी आवाज़ पाकर। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे भी आपका यह स्वर मिलती रहेगी हमारी गज़लों को, ऐसा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल सर। आपका। और इसके बाद अंत में मैं नारायण हरि समस्तीपुर के बहुत सुप्रसिद्ध गीतकार हैं, उनको इसलिए वो आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे दूसरे सत्र के। तो मैं चाहता हूं कि बहुत संक्षिप्त में, हालांकि उन्होंने बहुत विस्तार से इसकी समीक्षा में भेजा है, लेकिन विस्तार की समीक्षा तो हम कभी प्रकाशित करेंगे। वो 2-4 शब्दों में अपने आशीर्वचन हमें यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं मुख्य अतिथि हरिनारायण सिंह हरि जी। धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। जी। और आज के इस अवसर धर्मी पत्रिका पेज पर गूगल मीट के माध्यम से जो यह इस ई पत्रिका अवसर साहित्य यात्रा का लोकार्पण हो रहा है, इसकी अध्यक्षता कर रही श्रीमती इंदु उपाध्याय जी, लोकार्पण करता आदरणीय ओम नीरव जी, और उनके साथ डॉक्टर मंजू सक्सेना जी, आदरणीय सपना चंद्रा जी, और समस्त यहाँ जो उपस्थित हैं। हमने लिख के भेजा था और इसको ये प्रकाशित करेंगे, समय की कमी है इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस तरह की पत्रिका निकालना बहुत ही श्रमसाध्य होता है और समय साध्य भी होता है। सिद्धेश्वर जी मेरे पुराने मित्र हैं, 40 वर्ष से ऊपर से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते रहे हैं। पटना में जब लघु कथा आंदोलन अपना चल रहा था तो उस समय हम लोग साथ थे, फिर हम लोग अपनी अपनी जगह पर आए, फिर मिले, और इस तरह से 40 वर्षों का साथ है, एक दूसरे को अच्छी तरह से हम जानते हैं। और सिद्धेश्वर जी कितने बड़े कलाकार हैं, मैं इनको, चूंकि हम लोग एक उम्र के हैं और एक साथ हम लोगों ने यात्रा की है, इसको हम महसूस कर रहे हैं, 40 वर्षों से महसूस कर रहे हैं। और मैंने पहली अपनी किताब जब प्रकाशित की थी, जब मैं एमए में था, यथार्थ के धरातल पर संपूर्ण पूरे देश के बहुत सारे कवियों की कविताएं थे, वरिष्ठ और उस समय के जो समकालीन हमारे कवि थे, उनकी कविताओं को लेके एक संकलन निकाला था। तो उसके मुख्य पृष्ठ पर इन्हीं की कलाकृति थी। तो कलाकृति में तो ये अद्वितीय हैं, देश के तमाम जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें विशेष रूप से छपते रहे हैं, और कई बार इनकी काव्य कलाकृतियों को लेकर अखबारों के विशेषांक भी निकाले गए हैं। मुझको जहां तक याद है, एक बार हिंदुस्तान का विशेषांक इस तरह से निकला था जिसमें सिद्धेश्वर की ही मात्र कलाकृति थी, और हंस से लेके और वागर, ये सारी जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें इनकी कलाकृति आती रहती है। उसी तरह से ये साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखते रहे हैं। और यह जहां तक इस ई पत्रिका का सवाल है, तो इसमें इन्होंने ऐसा किया है कि जो छपी हुई रचनाएं हैं अधिकांश उसको छाप रहे हैं, उसको प्रकाशित कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी पत्रिकाओं को पढ़ना, उलटना पुलटना और फिर उसमें से अच्छी रचनाओं को निकालना, यह बहुत श्रमसाध्य है, बहुत ही मेहनत खोजता है। और इस उम्र में भी ये 60 से ऊपर के हैं, 60 और 70 के बीच में चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ। और इस उम्र में इतनी मेहनत करना कितना कठिन होता है, और उसको ये साथ रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं, और मैं इनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। मैंने जो अपनी टिप्पणी लिख कर भेजी है उसमें सारी बातों को लिखा है, और इस पत्रिका में बहुत सारे रचनाकार हैं, गुलजार से लेके और अनिरुद्ध सिन्हा से लेके तमाम गजलकार, तमाम भगवती प्रसाद द्विवेदी से लेके हरिनारायण सिंह हरि तक गीतकार, फिर रामजतन यादव से लेके
बहुत सारे लोग लघु कथाकार, ये सारे लोगों की रचनाएं हैं, कविताएं हैं, नई नई कविताएं जिसको समकालीन कविता कहते हैं वो कविताएं भी हैं, और सिनेमा से भी है, और अखबार के जो कतरने हैं उसको भी इन्होंने सम्मिलित किया है। तो ये बहुत ही बढ़िया बन पड़ा है, और जिस तरह से इसका लोकार्पण हुआ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इसका लोकार्पण बहुत ही ढंग से हुआ, और बहुत ही मेहनत इन्होंने की है, उसका रंगीन भी निकाला है और ये भी निकाला है, और मात्र 60 रुपया में उपलब्ध भी करा रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि सारे लोग उसको एक एक कम से कम आके रखें, और साल भर का ग्राहक भी बन जाए, तो ये अच्छी बात होगी। इन्हीं बातों के साथ आगे का कार्यक्रम होगा, इसलिए मैं सिद्धेश्वर जी को और संपादन से जुड़े हुए जितने भी हैं, पूनम श्रेयसी जी है, चाहे और जो भी अनुज प्रभात जी हैं, ऋचा वर्मा जी हैं, विजयानंद विजय जी हैं, राजप्रिया रानी जी हैं, सबको बधाई देता हूँ, सबको सबके प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ, और मुझको जो बुलाया इसके लिए सिद्धेश्वर जी का हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरिनारायण सिंह हरि जी। आप देश के प्रतिष्ठित गीतकार हैं, और आपका सानिध्य मुझे मिलता रहा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप हमारे पुराने मित्र रहे हैं, और आज जब भी बुलाता हूँ आप मंच पर उपस्थित हो जाते हैं। आज मुख्य अतिथि आप दूसरे सत्र के हैं, तो आपके विचार के साथ मैं यहीं पर प्रथम सत्र को समापन करते हुए, जब अध्यक्ष उद्बोधन हो इसके पहले मैं चाहूँगा कि काव्य पाठ तो दूसरे सत्र में आरंभ होने वाला है, तो हमारे आज के जो लोकार्पण करता है वरिष्ठ साहित्यकार और समीक्षक ओम नीरव जी, उनसे निवेदन करूँगा कि वे कृपया राम गीत एक पाप का पाठ करने का करने का कष्ट करें, ताकि उनकी कविता के बाद प्रथम सत्र के अध्यक्ष उद्बोधन इंदु उपाध्याय जी देंगे। ओम नीरव बहुत जी। बहुत स्वागत आचार्य जी। जैसा आदेश हुआ है जी, आवाज आप हाँ आ रही है आवाज। आवाज भी देख लीजिए, हाँ है और हाँ हमें ये बता दीजिए, अगर कम हो तो मैं बढ़ा सकता हूँ, अगर अधिक आ रही हो तो कम कर सकते हैं। नहीं ठीक है ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। स्वागत है। आज अवसर साहित्य यात्रा के प्रवेशांक के लोकार्पण के अवसर पर मुझे लोकार्पण करने का और उस पर अपना वक्तव्य देने का जो अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आभार एक बार पुनः व्यक्त करता हूं, और मैं अभिनंदन करता हूं आदरणीय सिद्धेश्वर जी का, सपना चंद्रा जी का, डॉक्टर मंजू सक्सेना, विजय कुमार मौर्य जी, पूनम श्रेयसी जी, निधि जी, आज प्रथम सत्र की अध्यक्ष आदरणीय इंदु उपाध्याय जी, अनुज जी, पूरा नाम स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, आदरणीय हजारी जी, पूरा नाम नहीं आ रहा था स्क्रीन पे, रजनी श्रीवास्तव जी, अभिषेक सिंह जी, जयंत कुमार जी, राजप्रिया रानी जी, सुधा पांडे जी, और अगले और इस सत्र के मुख्य अतिथि आदरणीय हरिनारायण हरि जी, जिनका वक्तव्य भी आप सुन रहे थे, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं समझता हूँ दूसरे सत्र के लिए भी मैं आपका स्वागत अभिनंदन कर सकता हूँ, और मैं जितना समय होगा मैं बैठने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा एक कार्यक्रम है, उसकी जैसे ही कॉल आ जाएगी वैसे मैं बिना क्षमा मांगे ही चलूंगा, क्योंकि क्षमा मांगने में भी व्यवधान हो जाता है। अक्सर हमारे कार्यक्रमों में कुछ लोग बीच में जाते हैं, जब मंच पे कार्यक्रम होता है तो अपने चलने के साथ सबसे क्षमा मांगते हैं, तो वो श्रोताओं से क्षमा मांगते हुए जब जाते हैं तो कम से कम 5-10 मिनट उसमें वो पूरा वातावरण जो है वो विशृंखलित हो जाता है। तो मैं बिना क्षमा मांगे ही धीरे से निकल लूंगा, और इसलिए मैं पहले से ही आपसे क्षमा मांगे दे रहा हूँ। जितनी देर रहेंगे सर लेकिन फिर भी उतना ही हमारे लिए आशीर्वाद होगा।
जीती दे रहे। और फिर भी जितना समय रहेगा मैं रहूंगा। जी जी मेरा स्वागत। मन है कि सबकी रचनाएं मैं सुनूं और मुझे जहां जाना है वो कार्यक्रम चलता रहे और चलता रहे और मुझे पूरी रचनाएं सुनने को मिले। इस अभिलाषा के साथ मैं जैसा आदेश हुआ है भगवान श्री राम पर एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। वैसे तो मुझसे सिद्धेश्वर जी ने कहा था कि रचना से प्रारंभ करके वक्तव्य करिएगा, लेकिन जैसा भी किया वो भी अच्छा लगा और उनको हो सकता संदेह भी हो कि राम पे कुछ रचना लिखी भी है, नीरज जी ने नहीं लिखी है तो ज्यादा जोर न दे। ये भी एक चतुराई होती है संचालन की। ना ऐसी बात नहीं, आप रचना बढ़िया बढ़िया लिखती मुझे पहले से पता है, लेकिन मैं पहले आपका रचना विचार क्या लेना चाह रहा था। जी टूटे फूटे कुछ शब्द हैं, लेकिन वो हृदय के उद्गार हैं राम के प्रति। और राम पर इतना कहा गया है आज तक, फिर भी पता नहीं क्यों जब भी जो कुछ कहा जाता है वो नया लगता है। जय श्री राम सबसे ज्यादा बोला गया, अगर गिनती की जाए तो इसके पुनरावृत्ति की संख्या करोड़ों में अरबों खरबों में होगी, लेकिन आज भी अगर कोई बोल देता है जय श्री राम तो बिल्कुल नया लगता है। आइए हम इसके आनंद को ले और मेरी विनती को आप स्वीकार करें कि एक 4-5 सेकंड के लिए अपने को अनम्यूट कर दें और मेरे साथ में बोलें जय श्री राम। बस 5-7 सेकंड के लिए अनम्यूट कर दें, उसके बाद फिर म्यूट कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार मेरे साथ बोलिए जय श्री जय राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री जय राम, श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब म्यूट कर लीजिए। अब आप म्यूट कर दें तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि मेरे आह्वान पर आपने जय श्री राम का उद्घोष किया। अब आपको और धन्यवाद प्रभु देते कि आपने पूरे मंच को राममय बना दिया। धन्यवाद धन्यवाद। हम चाहते हैं कि ये जो ऑनलाइन कार्यक्रम होता है इसमें वही पूरा सुख मिले जो मंच पर सुख मिलता है, उसको इस तरीके से मैंने थोड़ा यहाँ पर उसको समावेश जी जी देने बिल्कुल, की लग रहा है कि मंच पर ही है आप। जी धन्यवाद। देखिए इस रचना में कुछ प्रतीकों के माध्यम से बात कही है और बहुत साधारण से शब्दों में जिनकी पुनरावृत्ति बहुत हो चुकी है उसी में रचना को कहा है मैंने कि राम आए हैं पे बहुत कहा गया है और मैंने भी कहा है। उसी श्रृंखला में आप देखिएगा क्या कुछ नया तो नहीं कहा है,